हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने सेल की ईएमएफ एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इसको हमने डिस्कस किया था और इनमें एक रिलेशन भी हमने फाइंड आउट किया था। वो था V इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, तो V क्या था? V था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कैपिटल E क्या था? ये था ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, एंड स्मॉल r क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये सारे हमने टर्म्स डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। हमने बहुत सारे सेल्स लिए और उनकी ग्रुपिंग कर दी। तो हर सेल के पास कुछ ईएमएफ की वैल्यू होगी। ओके, तो जब हम उनको ग्रुप कर देंगे, ठीक है, तो एक हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी। ओके, तो किस तरह से हम इसको करते हैं? अब देखिए, सेल्स को ग्रुप करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सेल इन सीरीज़, दूसरा होता है सेल्स इन पैरेलल, और थर्ड इज़ मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें हम सीरीज़ और पैरेलल दोनों में ही सेल्स को रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ फर्स्ट सेल, दिस इज़ सेकंड सेल एंड दिस इज़ nth सेल। ठीक है, तो सीरीज़ में लगाने का मतलब क्या हुआ? देखिए, सेल के पास सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये एक सेल हो गया। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, ये हम अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे इस तरह से सीरीज़ में। ओके, तो कोई भी चीज़ सीरीज़ में कब होती है? जब करंट सेम होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हमने एक रजिस्टेंसेस को सीरीज़ में लगा दिया, रजिस्टर को सीरीज़ में लगा दिया, तो ये मेरी फर्स्ट रजिस्टर हुआ R1, ये R2 एंड देन इससे आगे सीधा R3 हमने लगा दिया। तो हम इसको सीरीज़ में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबको सेम करंट मिलेगा। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या होता है? सेम करंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जब हम सेल्स को लगा रहे हैं तो सेल्स को भी हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, इसको हम बोल देंगे सीरीज़ कम्बिनेशन। ओके, तो ये आपको मैं बता दूं, ये देखो, ये ईएमएफ शो करी है सेल की, और इसके साथ ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि चार्ज को या करंट को फ्लो होने पर मिलती है। तो ये जो स्मॉल आर, देखो बैटरी के साथ ही स्मॉल आर लगाया हुआ है, ये इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट सेल, दिस इज़ सेकंड सेल एंड दिस इज़ nth सेल। ठीक है, बहुत सारे सेल्स लगाए। अब हमारे पास ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बैटरी बन गई है अभी ये। ठीक है, ग्रुपिंग, जब सेल्स की ग्रुपिंग कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैटरी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने ये जो इतने सारे सेल्स हमने एक साथ में जोड़ दिए सीरीज़ में। अब हमने ये जो सेल्स थे, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R हमने सर्किट में कनेक्ट करी और सर्किट क्या हो गया? एक क्लोज सर्किट बन गया। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बैटरी से हमने लोड ले लिया, मतलब हमने यहाँ पे कोई एप्लियंस हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो ये रेजिस्टेंस एक बल्ब भी हो सकती है। ओके, कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसको हमने बैटरी के यूज़ के साथ हमने इसको मतलब हम इसको यूज़ में लाए। ओके, तो अब देखिए, हमें यही फाइंड आउट करना है कि अगर इतने सारे सेल्स हमने लगा दिए तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? सीरीज़ में अगर आपने n सेल्स लगा दिए तो टोटल ईएमएफ क्या होगी? सबकी ईएमएफ को इंडिविजुअली क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहले वाले सेल की ईएमएफ E है, अगले वाले की भी E है, सबकी E है, nth सेल की भी E ही ईएमएफ है। ओके, तो हमने क्या किया? इसको यहाँ पर सबको ऐसे E n टाइम्स जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल ईएमएफ हो जाएगी NE। ओके, n सेल हैं तो n मल्टीप्लाई बाय E। ओके, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस n सेल्स की हो जाएगी, जितनी इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर देना है। तो पहले वाले की भी R है, दूसरे वाले सेल की भी R है, तीसरे वाले की भी R है, ठीक है। तो n सेल की भी R होगी, ठीक है। तो n टाइम्स R क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया अब। ओके, तो ये क्या बन गया, एक ऐसी बैटरी बन गई, एक ऐसा सेल बन गया जिसकी ईएमएफ है n टाइम्स E और जिसकी रेजिस्टेंस है n टाइम्स R। ओके, तो सीरीज़ में अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम इस तरह से इक्विवेलेंट ईएमएफ ये हो जाएगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेल की ये हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके, जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो अब हमें बताना है कि करंट कितना फ़्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो बैटरी से जो करंट निकलेगा, जो इस बाहर के रजिस्टर के पास आएगा करंट, इस आई की वैल्यू कितनी होगी। तो करंट कितना होता है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। जितनी टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एक तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। करंट टोटल कितनी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, एक तो बाहर की रेजिस्टेंस आर है एक्सटर्नल, एंड एन आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट इसके थ्रू भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में हैं, सेम करंट, जो करंट इस आर से फ्लो कर रहा है वही करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितनी है, एन ई, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया, एंड प्लस डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, ये क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से इतना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस हैं, आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज़ कम्बिनेशन। ओके, तो मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो देखिए ये क्या हो रहा है, समथिंग डिवाइड एन ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर। आई की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। जब एक छोटा सा नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, तो एक बड़ा नंबर हमारे पास आएगा। तो आर प्लस एन आर क्या होना पड़ेगा, बहुत छोटा होना पड़ेगा उसको, बहुत अगर स्मॉल होगा तो आई क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम एक कंडीशन रख सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी है, ठीक है, तो आर प्लस एन आर को क्या होना है, बहुत स्मॉल होना है, ठीक है। जो हमने आर लगा दिया है वो तो फिक्स है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस हमने एक्सटर्नली लगा दी है वो तो लगा दी है, बट हम कुछ बैटरी में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। वो एक हम ऐसी बैटरी ला सकते हैं जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, ठीक है। तो ये एन आर इक्वल टू ज़ीरो के बराबर ही हो जाए, आर इतना बड़ा हो और एन आर बहुत छोटा हो जाए, तो ये ऑलमोस्ट आर के बराबर ही हो जाएगा। अगर आप 5 में 0.0003 जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 5 के इक्वल होगा ये। ओके, तो ये टर्म बहुत छोटी हो जानी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की बहुत कम हो जानी चाहिए। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम होगी, तो आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, सेकेंड इज़ व्हेन आर इज़ मच लेस देन एन आर। ओके, तो तो क्या होगा, दिस इज़ द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बहुत कम है। ओके, thus if a large number of cells are connected in series to a very small external resistance, then the current from this cell will be equal to current from a single cell. Okay, there is no use of such combination of the cell. Okay, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपका R बहुत छोटा है तो R की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, तो ये एक तरह से निग्लिजिबली हो जाएगा। ओके, और हम लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। तो यह एक करंट ड्यू टू सिंगल सेल के बराबर ही हुआ ना।
ठीक है, करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। ओके, अगर हम आर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत ही छोटा कर देंगे, ओके, तो हमें मैथमेटिकली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आई ई बाई आर, ई क्या होती है, बैटरी की या सेल की ईएमएफ होती है डिवाइड बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये क्या है, एक सिंगल, जितना करंट एक सिंगल बैटरी देती है, एक सिंगल सेल देता है, उतना करंट हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर कम्बिनेशन का तभी बोला कि कोई महत्व नहीं रह गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आउटपुट तो एक सिंगल सेल के बराबर ही आई। ओके, आगे देखते हैं सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल, तो सेल्स को पैरेलल में किस तरह से लगाया जाएगा, पहले ये एक सेल लगा दिया, ठीक है, फिर एक दूसरी ब्रांच ली, दूसरा सेल, फिर ये थर्ड ब्रांच, तीसरा सेल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होगा, जब आप पैरेलल में सेल्स को लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा कम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है दूसरी ब्रांच में, ठीक है। इसमें सीरीज़ में नहीं लगेंगे कि आपने एक के बाद दूसरा लगा दिया इस तरह से, ओके, कि आपने इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ लगा दिया, फिर अगले वाले का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव के साथ लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। सीरीज़ में क्या होता है, इस तरह से आपको ब्रांच लगानी पड़ती है, ठीक है। करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है सीरीज़ में, ठीक है, सॉरी पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, दिस इज़ थर्ड सेल। ओके, तो थर्ड सेल ये आपका mth सेल यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ mth। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड टू दिस कम्बिनेशन, ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोटल ईएमएफ होती है सेल की, जो यहाँ पे टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स होगी, वो किसके बराबर होगी, सिंगल सेल के बराबर होती है। ओके, जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है, वैसे भी अगर आपने पैरेलल कम्बिनेशन अगर आपको पता है रेजिस्टेंस की टर्म में, तो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कैसे लगाते थे, ऐसे 1 2 एंड दिस इज़ थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल में रेजिस्टेंस लगती थी, R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3। तो जो करंट आता था वो हर ब्रांच में डिवाइड हो जाता था। ओके, बट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता था वो क्या होता था, सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, सेम होता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हर सेल के पास ई वोल्टेज है, ई ईएमएफ है, तो जो टोटल जो कम्बिनेशन है उसके पास भी ईएमएफ ई ही होगी, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द ऑल द सेल्स, टोटल ईएमएफ ऑफ द ऑल द सेल्स इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल। ओके, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि पैरेलल में चाहे आप जितने मर्जी सेल लगा दो, आपको टोटल ईएमएफ सिंगल सेल के बराबर ही मिलेगी। ओके, और अगर हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, पहले सेल के पास भी आर, दूसरे के पास भी आर, तीसरे के पास भी आर। ओके, तो थर्ड सेल के पास तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी पैरेलल में, वो हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं। ओके, तो 1/r इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट होगी दैट इज इक्वल टू 1/r पहले सेल की प्लस 1/r अगले सेल की अप टू m टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कितनी हो जाएगी, m/r, ठीक है, 1/m/r के इक्वल हो जाएगी। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये m/r के बराबर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं R इफेक्टिव इज इक्वल टू R/m, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, R इफेक्टिव जो है वो R/m के बराबर है, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो रही है, ठीक है। R क्या है, एक इंडिविजुअल सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब हम डिवाइड बाय m करेंगे तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दिस इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ सर्किट को कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये जो आपका
इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है इस आर के साथ पैरेलल सीरीज़ में है, ठीक है, सीरीज़ में है। क्यों सीरीज़ में है? क्योंकि जो करंट आई यहाँ से फ्लो कर रहा है वो सभी को क्या मिल रहा है, इस वाली रेजिस्टेंस को और इस वाली रेजिस्टेंस को, दोनों को सेम करंट मिल रहा है। तो ये दोनों किस में आ जाएंगी, सीरीज़ में आ जाएंगी। अब तो सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से रेसिप्रोकल करके ऐड नहीं करते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जाएगा हमारे पास ई, यहाँ पे देख सकते हैं हम जो आर इफेक्टिव होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर यहाँ पे हमारे पास आर इफेक्टिव हमारे पास टोटल सर्किट का बन गया। ओके, तो अब कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, आई इज इक्वल टू टोटल ई एम एफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ई एम एफ कितनी है, ई, ओके, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर बाई एम प्लस आर। ओके, जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एम आर। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये थी हमारे पास टोटल ई एम एफ सर्किट की, ई के बराबर, ठीक है, सिंगल सेल के बराबर टोटल ई एम एफ आती है पैरेलल में। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर प्लस आर बाय एम। ओके, तो ये है, दिस इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, अब हम ग्रुपिंग करने वाले हैं टू सेल्स की सीरीज़ में, बट ये अनआइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है। अनआइडेंटिकल क्यों बोला, क्योंकि ये जो दो सेल्स हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है, दोनों की ईएमएफ क्या है, अलग अलग है। इसकी E1 है तो दूसरे की क्या है, E2 है। इसकी रेजिस्टेंस अगर R1 है तो दूसरे की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, R2 है, ठीक है। तो अगर हमने इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमने इन दो सेल्स की बतानी है, ठीक है, तो हम किस तरह से इसको फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम टू सेल्स इन सीरीज़ का केस लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सेल्स हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है, ठीक है। सीरीज़ में हमने किस तरह से कनेक्ट किया, ये जो आपके पास सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होता है और इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट सी, और इन दोनों के पॉइंट बीच में पॉइंट का नाम दिया हमने पॉइंट बी, ठीक है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ओके, तो दिस इज़ सेल 1 एंड दिस इज़ सेल 2। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर टू सेल्स C1 एंड C2 हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2, और इनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेट BABBBC बी द पोटेंशियल एट पॉइंट A, B एंड C। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं, दिस इज़ पॉइंट A, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है BA। दिस इज़ पॉइंट B, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना BB। दिस इज़ पॉइंट C, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना BC। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का सर्किट बनाता हूँ पहले मैं आपके लिए। तो ये पॉइंट A है, दिस इज़ पॉइंट A। अब यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है, सॉरी सेल है, ठीक है। इस सेल की ईएमएफ कितनी है, E1। अब सेल के साथ में ही इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r1 शो करी है यहाँ पर, ठीक है। इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्मॉल r1। और फिर क्या है आपका यहाँ पे पॉइंट B है। ओके, अब हमने अज्यूम किया हुआ कि करंट I इस तरह से सर्किट में फ़्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम करंट I को इस तरह से बता देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो पॉइंट A के बीच में पॉइंट A के ऊपर पोटेंशियल कितना है VA, वो हमने यहाँ पे अभी माना था।
पॉइंट बी के ऊपर कितना है, बी बी। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो वो कितना होगा, बी ए माइनस बी बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए हमने किस तरह से फाइंड आउट करना होता है। हमने बोला कि पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है, बी ए। ठीक है, तो हमने ए से बी की तरफ चलना है। ठीक है, ए की बी की तरफ अपना पाथ लेके चलना है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ए से बी की तरफ हमें चलना है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमने लिख लिया, कितना है, बी ए। अब हम जब चल रहे हैं तो बैटरी देखना, जब हम ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं अपना पाथ लेते हुए, तो हमने देखना है कि हम बैटरी के ये जो सेल है इसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो हमने जो बैटरी की ईएमएफ होती है वो माइनस में लिखनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस E1 लिख दिया, बी ए माइनस E1। अब आगे एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है। ओके, तो इंटरनल हम चल रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, ए से बी की तरफ चले हुए हैं। अब जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ आप गए तो यहाँ पे आपने देखना है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। ओके, करंट कर रहा है बी से ए की तरफ। ठीक है, बी से ए की तरफ हमने बोला करंट, हम अपनी मर्ज़ी से हमने माना हुआ कि बी से ए की तरफ करंट चल रहा है। ठीक है, बट हम पाथ कौन सा है हमारा, हम चले हैं ए से बी की तरफ देख रहे हैं हम, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट से चले हुए हैं। तो जब अपोजिट में चले हुए हैं तो यहाँ पर जो R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I इंटू R1। तो हम प्लस का लिखेंगे यहाँ पे। जब हम करंट की डायरेक्शन से अपोजिट चल रहे हैं तो हम प्लस में लिखेंगे। ये रूल्स होते हैं, ये बस याद रखने हैं आपने, I इंटू R1। ठीक है, और जो पोटेंशियल बच जाएगा इसको आपने इज इक्वल टू, आगे क्या है, पॉइंट बी है तो इज इक्वल टू बी बी आपने लिख देना है। ओके, चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास दिस वॉज द पॉइंट, ये पॉइंट ए था, ये आपकी सेल है दिस इज़, और इसकी ईएमएफ है E1। फिर यहाँ पे एक आपके इंटरनल रेजिस्टेंस है शो करी हुई इसी सेल की R1 एंड दिस इज पॉइंट B। ओके, आपने करंट एज्यूम किया B से A की तरफ करंट जा रहा है। ओके, अब आपने VA माइनस BB फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आपने पाथ लेना है A से B की तरफ आपने चलना है। ठीक है, देखते हुए, तो यहाँ पे आप अगर आप A से B की तरफ चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट A लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मेरे को देखना है कि जब मैं ऐसे इस पाथ में चल रहा हूँ तो मैं बैटरी के कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ। तो ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, सॉरी, ठीक है, सेल और बैटरी एक ही चीज़ है। तो ये जो सेल है इसके मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाऊँगा अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ ए से बी की तरफ। तो जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो तो बैटरी की ईएमएफ आप नेगेटिव में कंसीडर करोगे, माइनस E1 लिखोगे। अगर आप बी से ए की तरफ जाते तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते, फिर आप प्लस E1 लिखते। ओके, और यहाँ पे आप देखते हैं जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी आगे, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो होगा I करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, बट करंट हमने बोला I फ्लो कर रहा था, I फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो I इंटू R1, पर I इंटू R1 हम प्लस का लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे। तो देखिए करंट फ्लो कर रहा है B से A की तरफ, हमारा पाथ है A से B, अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तो आप प्लस I R1 लिखेंगे। ओके, प्लस I R1 लिखेंगे। और आगे अब क्या है, पॉइंट B है। ठीक है, तो पॉइंट B इज इक्वल टू जो बच गया, ठीक है, वो इज इक्वल टू पॉइंट B लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये सारा किसके बराबर होगा, BB के बराबर होगा। ओके, जो यहाँ पे पोटेंशियल था, कुछ ड्रॉप यहाँ पे हुआ, कुछ ड्रॉप यहाँ पे हुआ, और इज इक्वल टू BB के बराबर, फाइनल पॉइंट के बराबर लिख देना होता है आपने। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा BA BB को आप इस साइड ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा ये माइनस E1, राइट हैंड साइड में प्लस E1 हो जाएगा, और ये माइनस को हो जाएगा माइनस IR1। ओके, तो VA माइनस BB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ओके, तो पॉइंट A और पॉइंट B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये क्यों लिखा होता है। BAB का बोलने का मतलब है BA माइनस
बी बी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ओके, सिमिलरली पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में भी सेम प्रोसेस के कारण बी बी माइनस बी सी यह आ जाएगा E2 माइनस IR2 के बराबर। ठीक है, सेम आपने पॉइंट बी बनाना है यहाँ पे, फिर आपका एक सेल आ जाएगा जिसकी EMF E2 होगी, एक फिर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड देन पॉइंट सी। सेम प्रोसेस आपने यूज़ करनी है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बी बी सी इज इक्वल टू बी बी माइनस बी सी इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ओके, बात समझ गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो BAB और BBC हमें मिल गया कि BAB में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और BBC में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो टोटल कम्बिनेशन का फाइंड आउट करना है ना। हमें तो BAC चाहिए, मतलब पॉइंट A और पॉइंट C में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में तो दोनों सेल्स हैं हमारे। ठीक है, तो पहले हम एक्चुअल में फाइंड आउट क्या कर रहे थे, ये BA माइनस BB क्या था, ये था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट सेल, और BBC क्या था, ये था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड सेल। तो यहाँ पे हमने देखो इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाया है। तो ये दोनों बैटरी की क्या है, इक्विवेलेंट EMF है, और दोनों सेल्स की क्या है, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए जो BAC होगा उसको हम BA माइनस BC लिख सकते हैं। ओके, BA माइनस BC, जो BAC है उसको हम जो BAC होगा दैट इज़ इक्वल टू BA माइनस BC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, मैं यहाँ पर प्लस BB कर दूँ और माइनस BB कर दूँ तो इक्वेशन को कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है जीरो ही। ठीक है, BB को मैंने प्लस किया और BB को ही मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। ओके, तो इक्वेशन के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब इन दोनों को अरेंज करके लिख दीजिए और इन दोनों को अरेंज करके लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। ओके, तो क्या किया मैंने, BB माइनस BB यहाँ पे लिख दिया और बाद में रीअरेंज करके इस तरह से इसको लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तभी यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो BB इसमें BB ऐड किया और BB माइनस किया तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि BA माइनस BB हमने फाइंड आउट किया, ये इतना E1 माइनस IR1 और BB माइनस BC ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे BA माइनस BB की वैल्यू ये पुट कर दी एंड BB माइनस BC की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमने BAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। ओके, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, लेट द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सेल इक्विवेलेंट EMF। ठीक है, ये जो देखिए इन दोनों का सीरीज कम्बिनेशन था। ओके, अगर हम इसको इक्विवेलेंट कम्बिनेशन के रूप में लिखें तो हम इन दोनों सेल्स को क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों सेल्स की इक्विवेलेंट EMF कितनी है, E इक्विवेलेंट, और दोनों की रेजिस्टेंस कितनी है, R इक्विवेलेंट। तो हम अगर ये मान लो एक आपका टोटल एक सेल है, एक सिंगल सेल है, तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी BAC वो किसके बराबर होगी, जो इक्विवेलेंट EMF होगी माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, किसी भी सेल की टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होती है, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे। देखो ये भी BAC है, ये भी BAC है। तो यहाँ से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, E1 प्लस E2 के बराबर। ओके, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, R1 प्लस R2 के बराबर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो E इक्विवेलेंट होती है सीरीज़ में, तो आप जितने मर्जी सेल्स आप इस तरह से लगा दीजिए, अलग अलग EMF के हों चाहे।
ठीक है, तो सबकी EMF को क्या कर दो, ऐड कर दो सिंपली। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपने देखनी है कि मान लीजिए देखो मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का, ये नेगेटिव है। अब मैंने दूसरा सेल जो जोड़ा तो मैंने नेगेटिव लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पॉजिटिव, इस तरह से जोड़ दिए। अब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मैंने जोड़ दिया, तो क्या होगा, मान लीजिए इसकी E1 है और इसकी E2 है, तो क्या हम इक्विवेलेंट EMF E1 प्लस E2 लिख देंगे? नहीं, यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस तभी लगाएंगे अगर इस वाले सेल का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ा होता। अब मैंने नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो अगले वाले सेल की मेरे को -E2 लिखना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। एक चीज़ ये भी हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट EMF कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2। तो आप यहाँ पे जितने नंबर के सेल्स आप लगा सकते हो। ओके, अब आगे हम देखते हैं। अब अगेन हमारे पास 2 सेल्स हैं, पर इन 2 सेल्स को पैरेलल में लगाया गया है। ओके, 2 cells are said to be connected in parallel between 2 terminals if positive terminal of each cell is connected to one point and the negative terminal of the cell is connected to other point। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, तो जो इन दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ये एक पॉइंट के साथ, पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है, और इनका जो नेगेटिव टर्मिनल है पॉइंट B2 के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो पैरेलल में देखो, और पैरेलल में क्या हुआ है, करंट डिवाइड हो गया है। ठीक है, इस बैटरी के पास, इस सेल के पास अगर I1 करंट है तो इसके पास कितना है, I2। ओके, यहाँ से मान लीजिए I करंट आया था। ठीक है, इधर से मान लीजिए I करंट आ रहा था, तो यहाँ पे क्या ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पे बंट गया करंट, डिवाइड हो गया, तो I1 और इसमें कितना आ गया, I2। ओके, और पैरेलल में क्या बताया है कि जो सेल का एक टर्मिनल होगा वो एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरे इनके नेगेटिव टर्मिनल हैं, ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको बताया था कि करंट क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो वही चीज़ बताई गई है हमें यहाँ पे। ये I करंट जब आया तो I1 इस ब्रांच में चला गया, इस सेल के पास, और I2 यहाँ पे चला गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ओके, तो ये दोनों जो सेल हैं, ये पॉइंट B1 और पॉइंट B2 जो इनके क्या हैं, दोनों के कॉमन टर्मिनल हैं। ठीक है, इन 2 टर्मिनल के साथ क्या है, ये कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में एक सेल यहाँ पे था। ठीक है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी, फिर दूसरा सेल इसके आगे इमीडिएटली आगे इस तरह से कनेक्टेड था। ठीक है, तो इनके क्या थे, ये पहला सेल पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में था, और दूसरा सेल पॉइंट B और यहाँ पे पॉइंट C दे देते हैं हम। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों सेल्स 2 कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं। ओके, तो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेल्स को का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉइंट B1 है, दिस इज़ पॉइंट B2। ठीक है, तो पॉइंट B1 और पॉइंट B2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, BV1 माइनस BB2। ओके, तो दोनों के दोनों जो सेल्स हैं वो सेम पॉइंट के बीच में हैं, तो इसको भी BV1 माइनस BB2 मिल रहा होगा, और इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा होगा, BV1 माइनस BB2। ठीक है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, पर करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या था, सीरीज़ में BA माइनस BB अलग था, और BB माइनस BC क्या होगा, अलग होगा। तो लेट BB1 एंड BB2 द पोटेंशियल एट पॉइंट B1 एंड पॉइंट B2। ओके, एंड यहाँ पर माना गया है कि V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B1 एंड पॉइंट B2। ठीक है, जो बोल दिया कि जो BB1 माइनस BB2 है दैट इज़ इक्वल टू V। ओके, पॉइंट B1 और पॉइंट B2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V के बराबर मान लिया। ओके, और यहाँ पे लिखा भी है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल।
ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल में, दोनों ही सेल्स में क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट के साथ कनेक्टेड है ना। ओके, तभी तो उसको पैरेलल में बोला गया। ओके, तो उसको हमने कितना मान लिया, v। ठीक है, इस तरह से हमने माना है। तो ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। ठीक है, कि इनकी अब सेल की क्या होगी, कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी और कुछ इक्विवेलेंट क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, वो हमने मान ली, उसको तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को लेते हैं पहले। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट सेल, ऐसे ये हमारा फर्स्ट सेल है। तो करंट आ रहा है कुछ इस तरह से फर्स्ट सेल में। ठीक है, तो फर्स्ट सेल के लिए हम वो वाली ही इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेल के लिए हम कुछ इस तरह से सर्किट बना देते हैं। ठीक है, दिस इज पॉइंट B1, दिस इज पॉइंट B2। ठीक है, ये EMF E1 है फर्स्ट सेल की। ओके, चलो थोड़ा अच्छी तरह से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह बनाते हैं। ये आ गया फर्स्ट सेल की EMF, ये बैटरी है EMF E1 इसकी। ठीक है, ये इसकी R इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, एंड देन दिस इज़ पॉइंट। ठीक है, ये B1 पॉइंट है, ये पॉइंट B2 है। ओके, तो करंट आ रहा है इस तरह से। ओके, तो करंट कितना आ रहा है इस ब्रांच में, I1। ठीक है, यहाँ से पॉइंट C के पास तो I करंट था, पर जब इस ब्रांच में आया तो इसको I1 मिला। ओके, तो यहाँ पे जस्ट जो मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही आपने करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट BV1 माइनस E1। ओके, पता है आपको क्यों, क्योंकि पाथ हम ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, प्लस IR1 इज इक्वल टू BB2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि VB1 माइनस BB2 इज इक्वल टू E1 माइनस I1R1। ओके, सीरीज़ वाला याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आपके पास दिस इज़ द आपका जो फर्स्ट सेल है उसका इस तरह से सर्किट है, फर्स्ट सेल का जो पाथ है। ठीक है, I1 करंट इस तरह से जा रहा है, I1 करंट इस तरह से आपका फ्लो कर रहा है। आपने पाथ लिया ये वाला। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी VB1 माइनस BB2 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। ठीक है, और VB1 माइनस BB2 किसके बराबर है, V के बराबर हमने कंसीडर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम I1 हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, E1 को आप राइट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, या तो आप ऐसे कीजिए, ये है आपके पास V इज इक्वल टू E1 माइनस I1R1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं I1R1 को लेफ़्ट साइड में ले आइए और E1 माइनस V हो जाएगा। ठीक है, तो I1 करंट कितना फ्लो कर रहा है ब्रांच में, E1 माइनस V डिवाइड बाय R1। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसको, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, दिस इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट सेल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होना, मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया। ओके, कि यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपने पाथ ले लेना ऐसे वाला। ठीक है, जो मैंने आपको सीरीज़ में बताया था। ठीक है, कि किस तरह से आपने इक्वेशन बनानी है उसी तरह से आपने बना देनी है। ठीक है, ये आपका BB1। ठीक है, दिस इज़ BB1। फिर आपकी बैटरी में आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस E1 लिखेंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या जाएगा, प्लस I1R1 इज इक्वल टू BB2। ठीक है, तो BB2 जब इस क्वेश्चन आप करेंगे तो आप लिख देंगे BB1 माइनस BB2 इज इक्वल टू E1 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस E1, और I1R1 माइनस का हो जाएगा I1R1। ओके, तो BB1 माइनस BB2 किसके बराबर है, V के बराबर। ठीक है, दैट इज़ वाई ये हमारे पास इस तरह से आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब सेकंड सेल के लिए भी हमारे पास सर्किट क्या है, ये वाला सेकंड वाले के लिए हम इस तरह से जाएंगे।
ठीक है। तो इसमें सेकंड वाले सर्किट, जो सेकंड वाला आपकी ब्रांच है, वहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है। ओके, I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो सेम प्रोसेस, ठीक है। क्या करेंगे हम, BB1, ठीक है, पॉइंट तो BB1 से ही हो रहा है स्टार्ट, ठीक है, BB1 ही है इसका, BB1 माइनस E2, ठीक है। अब हमारा पाथ होगा इस तरह से, माइनस E2 प्लस I2R2 इज इक्वल टू BB1। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BB1 माइनस B2 किसके बराबर हो जाएगा, E2 माइनस I2R2, ठीक है। तो हमारे पास I2 आ जाएगा E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। ओके, अब देखिए हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो जिस ब्रांच में फर्स्ट सेल है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, तो इसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। जो सेकंड सेल है वो सेकंड ब्रांच में लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, उसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब I1 I2 की वैल्यू आ गई, तो हमें पता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I के बराबर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, ये क्या पुट कर दिया हमने, I1 एंड दिस इज I2। ओके, तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, E1 वाली टर्म्स हमने साथ में रख ली, V वाली साथ में रख ली, V यहाँ पे बार कॉमन आ गया। ओके, ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आ जाएगा V इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट किया है, ठीक है, कि कुछ E इक्विवेलेंट बनेगी दोनों सेल्स की और कुछ R इक्विवेलेंट बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम VAC, ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करें तो वो किसके बराबर होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो V होगा इसके साथ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि E इक्विवेलेंट इस टर्म के बराबर आ रहा है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड R इक्विवेलेंट इसके बराबर आ रहा है कंपैरिजन करने पर, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि जब हम सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हुआ, हमारे पास इक्विवेलेंट EMF कितनी होगी, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट कितनी आएगी, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो देखिए जैसे हमने पहले किया था ना, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स थे, अब आपको समझ में आ जाएगा, जब आइडेंटिकल सेल्स थे, यहाँ पे देखते हैं हम, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन था, पर इधर पैरेलल कम्बिनेशन किस तरह था कि सभी सेल्स की EMF E थी, तो बराबर EMF थी। तो हमने बोला पैरेलल में जब सेल्स लगते हैं तो जो टोटल EMF होती है सर्किट की, ठीक है, सेल्स की, तो वो इंडिविजुअल सेल के बराबर होती है, ठीक है। इफेक्टिव EMF, चाहे आप जितने मर्जी सेल्स लगा दो, मान लो आपने 5 वोल्ट के बहुत सारे सेल्स लगा दिए पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट 5 वोल्ट मिलेगी आपको, ना 5 वोल्ट से ज़्यादा होगी ना 5 वोल्ट से कम होगी, पर वो कब होगा, जब सबकी EMF और रेजिस्टेंस बराबर बराबर हो। ओके, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ था, अब हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन किया इक्विवेलेंट EMF जो हमने निकाली पैरेलल में, तो हमने बोला था यहाँ पे कि हमारे हर सेल की जो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया, हमारे पास आया कि E इक्विवेलेंट किसके बराबर होगी, E1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड की रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस E2 इंटू R2। ओके, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आगे तो हमने इसको सॉल्व कर लिया ना ऐसे लिखने के लिए, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए E1 इज इक्वल टू E2 है, बराबर है, एंड R1 इज इक्वल टू R2 है, ठीक है। E1 इज इक्वल टू E2 है, इज इक्वल टू E बोल देते हैं हम, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R बोल देते हैं, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू E पुट करेंगे तो E इंटू R प्लस E इंटू R
डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ई के ही बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो अगर आप पैरेलल में सेल्स अगर आप लगाएंगे और हर सेल की ईएमएफ बराबर होगी और हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के बराबर आएगी। ओके, और जो रेजिस्टेंस होगी, ओके, तो रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ओके, रेजिस्टेंस क्या होगी, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, और ई इक्विवेलेंट के लिए एक और फार्मूला यहाँ पे बताया गया है, जो कि है आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अगर आपके पास बहुत सारे दो सेल्स नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो सेल्स नहीं है, दो से ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अप टू सो ऑन EM डिवाइड बाई RM इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, एंड आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन RM। ठीक है, जो mth सेल की। ठीक है, अब आपके पास दो सेल्स नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखिए। ओके, थैंक यू।